बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का टॉपिक है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और CF कर्व। ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाटा मैंने लिखा है, इस डाटा की हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व तक पहुंचेंगे। एंड बिफोर दैट, व्हाट इज़ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए इस डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल देखें। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक मैंने लिखी है जिसके अंदर कुछ आइटम्स के वेट्स हैं। सो दीज आर वेट्स ऑफ फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड दीज वेट्स आर इन ग्राम्स। सो इस डाटा को फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लें कि दीज वेट्स आर इन ग्राम्स एंड दे आर फ्राम 100 to 120 क्लासेस बनी हुई हैं। और फर्स्ट क्लास के अंदर, पहले ग्रुप के अंदर या पहली क्लास के अंदर जो वेट्स हैं दे आर 100 to 120 ग्राम्स, then 120 grams to 140 grams, then 140 to 160 grams and so on। और मिनिमम वेट 100 ग्राम्स और मैक्सिमम वेट इस डाटा के अंदर जो है दैट इज़ 200 ग्राम्स। इन क्लासेस को लिखने का दूसरा स्टाइल ये भी होता है कि हम इंटरवल बना के लिख लें जिसके अंदर लेस दैन और लेस दैन आर इक्वल टू के साइंस यूज़ होते हैं। तो इस वक्त मैंने इस डाटा को सिंपल वे में इस तरह से लिखा है। इसके बाद आगे नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसीज़ का है। फ्रीक्वेंसीज़ हैं 1, 3, 6, 4, 2। और यू नो दैट फर्स्ट ग्रुप के अंदर एक आइटम, सेकंड ग्रुप के अंदर 3 आइटम्स, मींस के देयर आर 3 एप्पल्स हुज मैसेज आर between 120 grams and 140 grams. Similarly 6 apples are there whose masses are from 140 to 160 grams and so on। तो ये चीज़ आपको पता है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ द टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू अ पर्टिकुलर आइटम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट से शुरू करके आपने वैल्यू फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करना है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी द टोटल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड अप टू ए पर्टिकुलर आइटम। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये देखना है कि हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर हुज वेट्स आर लेस दैन आर इक्वल टू 140। सो लेस दैन आर इक्वल टू 140 नंबर ऑफ एप्पल्स हुज वेट्स आर लेस दैन आर इक्वल टू 40। तो उसमें एक तो ये वाले 3 एप्पल्स होंगे और ये वाला 1 एप्पल भी होगा बिकॉज इसका वेट भी तो लेस दैन आर इक्वल टू 140 है। सिमिलरली लेस दैन आर इक्वल टू 160 के अंदर ये तीनों फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी बिकॉज ये तीनों फ्रीक्वेंसीज उन तीनों एप्पल्स की हैं हुज वेट्स आर लेस दैन आर इक्वल टू 160। सो नेक्स्ट कॉलम मैं इसके आगे बना रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का CF। इसको बिग लेटर्स में लिखना है आपने, कैपिटल CF, और जो सिंपल फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनके लिए स्मॉल f यूज़ करना है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वुड बी 1। फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एज सिंपल फ्रीक्वेंसी, देन 1 + 3 4 मीन्स दिस प्लस दिस, देन 1 + 3 + 6 इन तीनों को ऐड करेंगे। इन अदर वर्ड्स सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दें। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी here would be 10। अब ये वाली भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाली भी फ्रीक्वेंसीज हैं। these are simple frequencies and these are cumulative frequencies। थर्ड ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 और थर्ड ग्रुप की सिंपल फ्रीक्वेंसी 6। नेक्स्ट 160 to 180 इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह बनेगी? 10 + 4 सो 14। यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट सेम, सेकंड इसको इसमें ऐड करेंगे, देन दिस सेम, देन दिस प्लस दिस एंड देन दिस प्लस दिस, आंसर वुड बी दिस। आफ्टर दैट दिस प्लस दिस, आंसर वुड बी दिस एंड सो ऑन। ये फर्स्ट सेम होगी, इस एरो को छोड़ दें। नेक्स्ट 14 + 2 दैट इज 16। अब ये इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ज़रा नोट करें कि कैन यू टेल मी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विच वर इंक्लूडेड इन दिस डाटा। ये कैसे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे इस डाटा के अंदर? तो ऑब्वियसली वो फ्रीक्वेंसीज का सम होगा। इफ़ वी ऐड अप ऑल दीज वैल्यूज़ वी आर गेटिंग 16 और जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी 16 है। सो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो वही होती है जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द डाटा। एंड यू नो दैट
they can be denoted by small n. So small n for this data is 16. In other words, this is the sum of frequencies. So we may also write sigma f, summation f, this is equal to 16, and you know that small n is equal to sigma f or summation f, the sum of all frequencies. तो these are the cumulative frequencies. Once again इन values को interpret करते हैं. So 14, अब for example एक value है, ये 14 cumulative frequency किस चीज़ को show कर रही है? Number of those apples whose weights are less than or equal to 180. और ये 10 फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 किस चीज़ को शो कर रही है? नंबर ऑफ दोज एप्पल्स हुज वेट्स आर लेस देन आर इक्वल टू 160. सो इन 14 के अंदर ये 10 भी इंक्लूड है और इन 10 के अंदर ये 4 भी इंक्लूड है. सो दिस इज सो द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द टोटल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू अ पर्टिकुलर आइटम. तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं और ये किस तरह बनाते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी. अब इसके बाद नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये तो हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी ना, कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2 कॉलम्स. अब अगर अलग से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो तो वो किस तरह बनाएंगे? 2 कॉलम्स का टेबल होगा और इसी डाटा का मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब लिख रहा हूँ, सी एफ डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म में. सो वेट्स एंड नेक्स्ट कॉलम वेट्स. अब मैं लिख रहा हूँ लेस देन का साइन यूज करते हुए, लेस देन आर इक्वल टू 120. दीज वेट्स आर इन ग्राम्स. सेम डाटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन वो था सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस द सेम डाटा इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लेस देन आर इक्वल टू 140 फॉर द नेक्स्ट क्लास, and then less than or equal to 160, then less than or equal to 180, and then less than or equal to 200. That's all. Next column cumulative frequency. अब ज़रा नोट करें कि जब यहाँ पर डाटा लेस दैन की लैंग्वेज में आ गया, जिसके अंदर लेस दैन का वर्ड है, अब ये लेस दैन के वर्ड की इंपॉर्टेंस जो है वो आगे चल के मैं और एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच है ये वर्ड लेस दैन. तो जब भी ये लेस दैन के अंदर क्लासेस मेंशन हैं, दैट मीन्स कि ये इसके साथ जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो सिंपल नहीं होंगी बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी. सो सी एफ मैंने लिखा है, तो इनकी सेम वही वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर मैं उधर से देख कर शिफ्ट कर रहा हूँ, 1, 4, 10, 14 and 16. Now this data, this distribution is known as cumulative frequency distribution, and that was simple frequency distribution. इस cumulative frequency distribution को बनाने के बाद हम cumulative frequency curve ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, लेकिन cumulative frequency distribution को पहले समझना ज़रूरी है. अच्छा, ये जो डाटा था ये था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप डाटा था. डिस्क्रीट डाटा के साथ भी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रीट डाटा का क्वेश्चन आपको पेपर में ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डाटा का आता है. अब इंक्लूड है ये सिलेबस के अंदर, लेकिन ये ज़्यादा एग्ज़ाम में आएगा नहीं. अच्छा, एक सिंपल मैंने डाटा लिखा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, जिसमें सिंपल वैल्यूज़ x से मैंने डिनोट किया डाटा वैल्यूज़ को. डाटा वैल्यूज़ आर डिनोटेड बाय x एंड द वैल्यूज़ आर 1, 2, 3 एंड 4. ओनली 4 वैल्यूज़ आर देयर. कौन कौन सी 4 वैल्यूज़ हैं? एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू 4 है. अच्छा, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैन यू टेल मी नंबर ऑफ टूज़ इन दिस डाटा? 5. उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, सो 5 टाइम्स 2 है. इस डाटा के अंदर 1 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 टाइम्स. सिमिलरली 3 कितनी दफ़ा है? 2 टाइम्स. कैन यू टेल मी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन दिस डाटा? Obviously that would be the sum of all the frequencies. So the sum of all the frequencies is 11. So इनका टोटल 11, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन दिस डाटा इज़ 11. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वंस अगेन n इज़ इक्वल टू 11 और समेशन f इज़ इक्वल टू 11. नो, ये सिंपल फ्रीक्वेंसीज़ हैं. अब इसके साथ मैं इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ अगर बनाता हूँ तो ऐड नेक्स्ट कॉलम हेयर
in this way. First would be same 3, then 3 plus 5 8, then 8 plus 2 10, then 10 plus 1 11. So these are cumulative frequencies. अच्छा, अब ज़रा मुझे आप लोग बताएं कि ये 10 को इंटरप्रेट करें. 10 इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये 10 किस चीज़ को शो कर रहा है? This 10 is obviously the number of items which are less than or equal to 3. मीन्स के इस 10 के अंदर ये 8 भी इंक्लूड है और ये 3 भी इंक्लूड है. सिमिलरली 11 के अंदर ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्लूड हैं और टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 11 है. ज़रा नोट करें वंस अगेन, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वन 11 है और जो फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल है वो भी 11 है. सो ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम. अब हम आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ किस तरह से करना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली मैं ले रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस डाटा की थी, ग्रुप डाटा की. अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर हम ड्रॉ किस तरह से करेंगे. सो इन दिस on the x-axis we take the weights and on the y-axis cumulative frequencies. So weights in grams on x-axis and cumulative frequencies would be on y-axis. इसके लिए ज़रा नोट करें कि cumulative frequencies के अंदर जो maximum value है that is 16 the last value, और y-axis के ऊपर आपने 0 से स्टार्ट करके तो 16 तक जाना है. मैंने जो स्केल यूज़ किया है that is 2 centimeters is 1 centimeter is equal to 2 units. You may use 1 centimeter for 1 unit or unless otherwise stated. Now एक्स एक्सिस के ऊपर वेट्स ग्राम्स में मैंने 0 से एक्स एक्सिस को स्टार्ट नहीं किया. नोट करें कि मैंने 100 वैल्यू इस जगह पर ली है. आफ्टर दैट दिस वैल्यू आफ्टर 2 सेंटीमीटर्स 120. इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर के मैंने 10 यूनिट्स लिए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और 100 मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था ओरिजिन से, लेकिन मैंने 100 को यहाँ से स्टार्ट कर लिया है. सो दैट इज़ अप टू यू, आप इसको जिस तरह चाहें ये कर लें. लेकिन ज़्यादातर जो स्केल्स हैं, ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा उसके ऊपर स्केल आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा. ये स्केल गिवन होगा और इसके ऊपर ही आपने कर्व को ड्रॉ करना है. जी, अब हमने इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, सिंपल को नहीं. क्यूमुलेटिव के अंदर फर्स्ट वैल्यू 120 की सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 है. सो 120 के ऊपर आप 1 के ऊपर मार्क कर लें. ये वैल्यू 1, ये 2, और सो इसके सेंटर में ये 1 होगी. 120 के ऊपर ये वैल्यू 1, देन 140 इसके अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4. सो 140 के ऊपर 4 इज़ हेयर, एंड देन आफ्टर मार्किंग दिस वैल्यू 160 के अगेंस्ट 10. सो 160 एंड 10 दिस वैल्यू अगेंस्ट दिस 10. आफ्टर दैट 180 एंड 14, 180 एंड 14 दिस वैल्यू, एंड देन 216 मीन्स दिस वैल्यू. तो इन पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया ग्राफ पेपर के ऊपर. आफ्टर दैट कर्व जब हमने ड्रॉ करनी है तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी ये सी एफ कर्व बनेगी, द नेम ऑफ दिस ग्राफ वुड बी सी एफ कर्व. इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी एफ कर्व. हेडिंग इस ग्राफ के ऊपर आप दे दें कि दिस इज सी एफ कर्व. अच्छा, सी एफ कर्व जब भी बनेगी तो उसकी शेप इस तरह से होगी. यूं करके कर्व आएगी और ये शेप इसकी बनेगी. वंस अगेन इसकी शेप यूं भी हो सकती है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो, और यूं करके, मतलब बेसिक शेप इसकी इस तरह से ही होगी. राइट साइड से ऊपर और लेफ़्ट साइड से ये स्लोप नीचे आएगी, जिस तरह बच्चों की स्लाइड होती है एक पार्क के अंदर. समटाइम्स सी एफ कर्व आप किसी बुक के अंदर इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिसमें ये स्लाइड इस डायरेक्शन में होगी यूं करके,
लेकिन इसको अभी हम नहीं देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। अब जब CF कर्व जब हमने बनानी है तो वो इस तरह से बनेगी या इस तरह से बनेगी, ठीक है, जिसका मुंह लेफ़्ट साइड पे होगा। मुंह का मतलब कि अगर आप इसको स्लाइड कंसीडर करें, ठीक है, और इसका मुंह राइट साइड पे है, ये वाली कर्व नहीं बनेगी। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड था हमारा, दैट वाज लेस दैन। अब ये सारे के सारे लेस दैन के साइन हैं। सो जो कंप्लीट नेम इस फ्रीक्वेंसी कर्व का है और जो कंप्लीट नेम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है, दैट इज़ लेस दैन CF कर्व एंड लेस दैन CF डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं लेस दैन साथ इस वजह से नहीं लिख रहा क्योंकि वो अंडरस्टूड है और पेपर के अंदर भी, एग्ज़ाम के अंदर भी लेस दैन का वर्ड यूज़ नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल नेम इसका जो फुल नेम है दैट इज़ लेस दैन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेस दैन, एक दफ़ा लिख देते हैं। लेस दैन CF कर्व। लेस दैन CF कर्व का ग्राफ जब भी बनेगा तो उसकी ये शेप होगी, मतलब इस तरह की शेप होगी, बट ये वाली शेप नहीं होगी। ये जो शेप है इसका नेम होगा इस कर्व का मोर दैन। दिस इज़ एक्चुअली मोर दैन CF कर्व, और मोर दैन CF कर्व जो है वो आप नहीं बनाएंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेस दैन CF कर्व। अब आप ज़रा नोट करेंगे ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली इस शेप में आएंगे कि जो एक ऐसा ग्राफ या इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब जब आपने इनको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन ज़रा एहतियात से करना है। ज्वाइन करने के लिए लेड पेंसिल जब आप यूज़ करेंगे तो लेड पेंसिल को इस तरह से चलाना है आपने कि दरमियान में एक तो रुकना नहीं है, सारे पॉइंट्स में से कर्व को पास करना है और किसी भी पॉइंट के ऊपर आपकी कर्व बेंड नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एफ़र्ट है और कोशिश है और आपकी ड्राइंग है। जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी उतनी अच्छी ये कर्व बनेगी, क्योंकि इस कर्व के ऊपर जो नेक्स्ट पार्ट्स होंगे क्वेश्चन के अंदर, जिनके अंदर आपने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कर्व कितनी अच्छी है और कितनी स्मूथ है। अगर कर्व के अंदर एरर होगा तो आपके आंसर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली एरर आएगा। जी, अब इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सिर्फ इतने पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं, और इन 5 पॉइंट्स में से कर्व इस तरह से पास करनी है कि स्मूथ कर्व और उसकी शेप उस तरह से हो और किसी भी पॉइंट के ऊपर आके कर्व बेंड नहीं होनी चाहिए, एंड द कर्व शुड टच एवरी पॉइंट। ये जी, यहाँ तक मैंने कर्व को जब ड्रॉ कर लिया उसके बाद आप इसको फ्री हैंड आगे इसी तरह से ले आएँ तो ये एक्स एक्सिस के करीब इसको ले जाएं, टच ना करें एक्स एक्सिस के साथ, जस्ट दिस थिंग। तो ये हमारी CF कर्व बन गई, हुज फुल नेम इज़ लेस दैन CF कर्व। सो दिस इज़ द मेथड टू ड्रॉ अ CF कर्व। अब इसके बाद इस कर्व की प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज से, बुक में से, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। हम एक तो इस से मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन किस तरह फाइंड करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड कर सकते हैं। इस कर्व से आपने डाटा के क्वार्टाइल्स किस तरह से फाइंड करने हैं, इस डाटा के क्वार्टाइल्स और इस डाटा का मीडियन हम इस कर्व से फाइंड करेंगे। सिमिलरली परसेंटाइल्स जो हैं इस डाटा के वो भी हम इस कर्व से फाइंड करेंगे। मीडियन, मीन और मोड अलबत्ता इससे फाइंड नहीं होंगे। मीडियन एंड क्वार्टाइल्स एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल्स, ये चीज़ें इस डाटा के लिए फाइंड हो जाएंगी फ्रॉम दिस कर्व। और इसका मेथड हम सीखने से पहले बुक से हम इन क्वेश्चंस की ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। एंड दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 4। now you open your book, this is D4 and chapter number 4. Go to page number 78 and read this question. This is practice now 1. प्रैक्टिस नो 1 ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसकी स्टेटमेंट यहाँ तक है। तो आपने ये सारा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टडी करना है और इसके बाद मैं इसको एक सेपरेट पेपर के ऊपर सॉल्व करता हूँ, लेकिन आपने टेबल्स को फिल लेड पेंसिल से करना है अपनी बुक के ऊपर। और थ्रू दिस क्वेश्चन वी विल स्टडी फर्दर द CF कर्व एंड हाउ टू फाइंड डिफरेंट मेजर्स फ्रॉम द CF कर्व
इस क्वेश्चन के अंदर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस और स्टैटिस्टिकल मेजर्स ज़्यादा नहीं है। जस्ट CF कर्व को इनिशियली हमने किस तरह से स्टडी करना है अपने डाटा को, जो डाटा गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, दिस इज़ ऑन अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर्स प्रोड्यूस्ड बाई ईच ऑफ 70 काउज ऑफ अ डेयरी फार्म। सो इस डाटा को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, जिससे आपकी फर्दर प्रैक्टिस होगी। एंड आफ्टर दैट यू विल मेक योर प्रैक्टिस फ्रॉम द क्वेश्चंस in exercise. I will be giving you few word problems from this exercise as a homework. Assalamu alaikum.